नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 जून को मना विश्व पर्यावरण दिवस। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है थीम। 2018 में भारत बना था मेजबान। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर। महाकाल के दर्शन को पहुंचे नेपाल पीएम। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है महाकाल। राजद्रोह कानून पर सुझाए बदलाव। ब्रिटिश काल का कानून है सेडिशन एक्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर आसानी से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इसकी थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है। इस दिन का वैश्विक मेजबान देश कोट दी आइवोर को बनाया गया है। साल 2018 में भारत ने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। गौरतलब है कि साल 1972 में 5 से 16 जून के बीच पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसे कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। साल 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव किया था। साल 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्लास्टिक मरीन कचरे का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हिस्सा है। माइक्रोप्लास्टिक्स किसी उत्पाद के निर्माण में या बड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़े में टूटने से उत्पन्न होते हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर परिभाषित करता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी कैटेगरी में व्यावसायिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के टुकड़े रखे जाते हैं, मसलन स्क्रब, शैम्पू, मस्कारा में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स। वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में बड़े प्लास्टिक्स आइटम जैसे कि प्लास्टिक की बोतल से टूटने वाले माइक्रोप्लास्टिक रखे जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। इन दौरान वे उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गए। महाकाल मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया, इस बारे में ठीक कुछ कहना मुश्किल है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। 6वीं शताब्दी में राजा चंड प्रद्योत द्वारा राजकुमार कुमार सेन को महाकाल मंदिर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए नियुक्त किया गया था। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और मेघदूत में महाकाल मंदिर का जिक्र किया है। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकाल की पूजा निराकार रूप में की जाती है। महाकाल इकलौते ऐसे ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाने जाते हैं जो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हैं। आपको बता दें कि देश भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें से सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर त्र्यंबकेश्वर और घृणकेश्वर महाराष्ट्र में, तो बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। वैद्यनाथ झारखंड में स्थित हैं, वहीं रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित हैं। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6ठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। 7 जून से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 17,499 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। बीते दिनों 22वें विधि आयोग ने सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून पर रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में राजद्रोह कानून में 3 बदलाव करने की बात कही गई है। पहला है, केदारनाथ मामले के जजमेंट को जोड़े जाने की बात कही गई है, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ जैसे शब्दों को शामिल करने की बात कही गई है। दूसरा बदलाव सजा के स्तर पर है। इसमें जेल टर्म को 7 साल या ताउम्र करने की बात कही गई है। वर्तमान में राजद्रोह कानून में मिलने वाली सजा 3 साल या उम्र कैद है। तीसरे बदलाव में कानून के मिसयूज को रोकने के लिए प्रावधान करने की बात कही गई है। इनमें राजद्रोह के लिए FIR को दायर न करने की भी बात कही गई है। FIR दायर करने से पहले किसी इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच की बात कही गई है। उसके बाद ही FIR दायर की जानी चाहिए।
आपको बता दें कि विधि आयोग गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधार बनाकर तमाम कानूनों पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है। हाल ही में स्वेज नहर में एक ऑयल टैंकर टूट गया, जिसने कुछ देर के लिए एक ग्लोबल वाटरवे के हिस्से को ब्लॉक कर दिया है। यह घटना एक मैकेनिकल मॉलफंक्शन के चलते हुई है। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम हिस्से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जुड़ने के लिए छोटा रास्ता मुहैया कराती है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया था। स्वेज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर के यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। इस नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है, जो भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद मौजूद है। इस नहर में झील भी है जिसका नाम ग्रेट बिटर लेक है। स्वेज कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक साल 2022 में कैनाल से 23,851 जहाज गुजरे हैं। यह आंकड़ा 2021 में 20,649 था और साल 2022 में कैनाल से $8 बिलियन का राजस्व हासिल हुआ है, जो कि स्वेज नहर के इतिहास में सबसे ज्यादा है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 22 मई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। स्वेज नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है। माइक्रोप्लास्टिक 15 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण होते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें में से कोई नहीं? चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शहर में जीनोम वैली स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर मैसूर? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर सेबी को नामित किया गया है। लोन के लिए एक न्यूनतम राशि जमानत राशि के तौर पर मुहैया करानी होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपयुक्त में से केवल एक ही कथन सही है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक नमस्कार।